डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर 2 में फलन फंक्शन के चैप्टर को समझेंगे। हमारे पास में सबसे पहले कि फलन क्या होता है, यानी कि फंक्शन क्या है। ये हमने कक्षा 11वीं में भी फलन के बारे में और उनके फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर यानी कि रेंज, इनके बारे में कक्षा 11th में पढ़ चुके हैं हम। लेकिन एक बार थोड़ी सी जानकारी फिर से हम लेते हैं। फलन क्या है, मैंने डेफिनेशन लिखी है। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एक फलन कहलाता है। ए से एक समुच्चय ए है, उसका समुच्चय बी से जो संबंध है वो एक फलन कहलाता है। कब? यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होता है, एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि यह एक फलन है या फंक्शन है। जैसे देखिए, अब ये इसको डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक समुच्चय है ए, जो कि पुत्रों का समुच्चय है, यानी कि सब लड़के हैं और लड़के यानी कि वे किसी न किसी के माता के पुत्र हैं। मान लेते हैं कि ये अजय है, हम इसको अल्फ़ाबेटिकल में बता देंगे। जैसे ये बबलू है, चेतन है ना, दीपक, किशन, ये तो हमारे पास में लड़के हैं। और ये इनकी एक बी समुच्चय है, ये इनकी माताएं हैं। जैसे कि अजय की माता सीता, बबलू गीता, चेतन उषा, विनीता, ये माताओं का एक समुच्चय बी है। अब हम इसे दर्शाते हैं कि क्या लिखा कि ए से समुच्चय बी का संबंध एक फलन कहलाएगा। कब? यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनका बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब नजर आता है। अब याद रखें कि हर कोई लड़का किसी न किसी माँ का पुत्र होगा ही होगा, यानी कि कोई भी लड़का ऐसा नहीं होगा कि जिसकी कोई माँ होगी ही नहीं। यानी कि माँ जन्म देती है तो पुत्र तो हो गई वो उसका, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे एक ये फलन ये समुच्चय है, ये एक अपना बी समुच्चय है। इसके फलन को हमें दर्शाना है। मान लेते हैं अजय ए, बबलू बी, चेतन सी, दीपक डी और किशन को के। यहाँ पे सीता एस, गीता हमारे पास में जी और उषा यू, विनीता वी। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ए जो अजय है वो सीता का पुत्र है, बी जो है वो गीता का पुत्र है, सी जो है वो उषा का पुत्र है, डी जो है वो सीता का पुत्र है। यानी कि जरूरी नहीं कि एक माता के एक ही पुत्र हो, दो पुत्र भी हो सकते हैं। तो डी जो है और ए जो है वो सीता के पुत्र है, और के जो है यानी कि हमारा कौन था, किशन, और किशन किसका, विनीता का पुत्र है। अब आप यहाँ देखिए कि ए के जितने भी अवयव हैं वो बी के अवयव से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ए का जो प्रत्येक अवयव है वो बी के केवल और केवल एक ही अवयव से जुड़ा हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं कि ए जो है वो दो से जुड़ा हुआ है। ये हम जानते हैं कि किसी भी लड़के की दो माँ तो हो ही नहीं सकती है। तो इसी प्रकार से ए का एक ही माँ है ना। हाँ, लड़के दो हो सकते हैं, तो इसलिए देखिए कि डी जो है वो सीता के दो लड़के ए और डी। ठीक है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इनके जो प्रतिबिंब है बी के अंदर वो केवल एक और केवल एक ही है। तो इस प्रकार से हमारी जो डेफिनेशन है कि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एक फलन कहलाता है। यदि समुच्चय ए के
प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होता हो। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हमारा जो डेफिनेशन थी फलन की, फंक्शन की। इसी तरह से एक और है कि फलन का प्रांत तथा सहप्रांत, ये भी हमने 11वीं में पढ़ा है। प्रांत तथा सहप्रांत, डोमेन तथा कोडोमेन। हम यहाँ पे देखते हैं कि कब होते हैं ये। मैं इसी उदाहरण से आपको यहाँ पे बता देते हैं, या कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे। देखिए आप, सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, यदि f x से y में एक फलन है, x से y में एक फलन है, मतलब फलन है हमने मान लिया यहाँ पे, तब समुच्चय x को, जो समुच्चय x होगा उसको फलन f का प्रांत यानी कि डोमेन कहते हैं, तथा समुच्चय y को फलन f का सहप्रांत, सहप्रांत यानी कि कोडोमेन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चित्र के वेन आरेख जिसको अपन कहते हैं उससे समझेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास में ये x है, ये y एक समुच्चय, ये फंक्शन फलन बता रहा है, और ये है a b c मान लेते हैं, और इसमें है 1 2 3। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो a b c x के जो समुच्चय के हैं, इसके जो अवयव हैं वो a जो है 1 से, b जो है वो 2 से, और c जो है वो 3 से, y के इससे संबंध है। तब a b c x के जो अवयव हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे प्रांत। x के जो a b c से जो समुच्चय बन रहा है वो प्रांत हो जाएगा, और y के जो अवयव हैं इससे जो समुच्चय बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सहप्रांत यानी कि कोडोमेन। तो हम क्या कहेंगे इसमें, अगर हमें इसमें लिखना होगा कि प्रांत क्या है, तो प्रांत क्या होगा, a b c यानी कि x के अवयव, है ना, x के अवयवों का समुच्चय। और इसी तरह से कोडोमेन क्या होगा, यानी कि सहप्रांत क्या होगा, तो सहप्रांत में हम लिख देंगे 1 2 3 यानी कि y के अवयवों का समुच्चय, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम डोमेन और कोडोमेन यानी कि प्रांत और सहप्रांत की परिभाषा दे सकते हैं। एक और है इसमें परिसर। ये करने के बाद हम परिप्रश्न वाली हमारी शुरू करेंगे 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि परिसर क्या है, और परिसर के बारे में भी आपने पिछली 11वीं कक्षा में आपने अच्छे से पढ़ा है। तो हम यहाँ पे परिसर के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। परिसर क्या है, परिसर के बारे में भी मैं पहले आपको एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर अपन समझते हैं इसके बारे में। परिसर में हम देखते हैं कि f एक फलन है जो x से y, अर्थात f x से y में एक फलन हो तो समुच्चय y के, याद रखना इसमें समुच्चय y के, इसमें x को नहीं देखें, y के उन सभी समुच्चयों यानी कि अवयवों, समुच्चय तो है उनके अवयवों का समुच्चय जो कि x के अवयवों का f प्रतिबिंब है। ठीक है।
फलन f का प्रतिबिंब समुच्चय या प्रतिबिंब समुच्चय या परास, परास मतलब रेंज, परिसर भी कहते हैं इसको, कहलाता है। ठीक है। अब ये तो परिभाषा है। परिभाषा में कि एक फलन है जो x से y में एक फलन है, तो समुच्चय y के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो कि x के अवयवों का f प्रतिबिंब है, फलन f का प्रतिबिंब समुच्चय या परास कहलाता है। आप एक एग्जाम्पल देखेंगे, जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास में ये देखिए, x एक समुच्चय, y एक समुच्चय, ये एक फलन बना रहे a b c, और यहाँ पे 1 2 3 4, a का प्रतिबिंब, ये b का प्रतिबिंब, ये c का प्रतिबिंब। लेकिन ये जो चार है, इससे कोई अवयव x का कोई भी अवयव यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है। तब जो प्रतिबिंब है x के इसमें y में, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? परास, परिसर या रेंज। चार को इसमें नहीं सम्मिलित करेंगे क्योंकि ये इसके x के कोई भी प्रतिबिंब नहीं हो रहे हैं। तो क्या हुआ हमारा परास, क्या हुआ है फिर इसमें? परास या परिसर या रेंज। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3। इसमें 4 को नहीं लेंगे क्योंकि ये a b c किसी भी अवयव के प्रतिबिंब में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा परिसर। इस तरह से हमने फलन, फलन की प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर के बारे में अध्ययन किया। अब हम प्रश्नावली 2A इसको समझते हैं। प्रश्नावली 2A में इन्हीं से संबंधित है, जो हमने अभी परिभाषाएं समझी है, इन्हीं से रिलेटेड है। और हम देखते हैं कि इसमें प्रश्न नंबर 1 2A का प्रश्न नंबर 1 क्या है, और उससे हम इसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में माना समुच्चय A बराबर 2 3 4 5 6 7 8 9 द्वारा परिभाषित संबंध R बराबर x y सच दैट x बिलोंग टू A, y बिलोंग टू A तथा x विभाजित करता है y को, x y को विभाजित करता है, यानी कि जो y है वो x से विभाजित होता है। R का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। R का प्रांत भी ज्ञात करना है और परिसर भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, और इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है A बराबर एक समुच्चय 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और एक संबंध दिया गया है x y सच दैट x बिलोंग टू A और y बिलोंग टू A, जहाँ x और y जो हैं वो दोनों A से बिलोंग कर रहे हैं, तथा x विभाजित करता है y को, यह हमें दिया गया है। जब x बिलोंग टू A से, y बिलोंग टू A से, और x जो है वो y को विभाजित कर रहा है, तब हम देखेंगे कि हमारे पास में क्या संबंध होता है। देखेंगे R में हम देखेंगे कि x y से विभाजित हो रहा है, y x से विभाजित हो रहा है, तब क्या लिखेंगे? 2 सिर्फ 2 से विभाजित हो सकता है। इसी तरह से 4 2 से विभाजित होता है, तो 2 4। इसी तरह से आप देखेंगे कि 2 6 को विभाजित करता है, तो 2 6। फिर 2 8 को विभाजित करता है, तो ये 2 8। ये तो 2 से हो गए। अब आगे बढ़ेंगे अगली संख्या के लिए। 3 से विभाजित होता है अकेले। फिर 3 जो है 6 को भी विभाजित करता है, 3 9 को भी विभाजित करता है,
ये 3 हो गए। अब 4, 4 को विभाजित करता है और 4 8 को विभाजित करता है। इसी तरह से 5 5 को विभाजित करता है, लेकिन 5 से आगे 10 है ही नहीं। इसी तरह से अब 6 पे आ जाते हैं। 6 को विभाजित करता है, 6 से 6 दूनी 12, यानी कि 12 है ही नहीं। फिर आते हैं 7 से विभाजित करेगा। इसी तरह से 8 को विभाजित करेगा और इसी तरह से 9 को विभाजित करेगा। ओके, ये हमारे पास में इतने युग्म बन रहे हैं जो इससे संबंध है। तब हमारे पास में क्या निकालना है, हमें आर का प्रांत तथा परिसर निकालना है। तब हम लिखेंगे आर का, अतः आर का प्रांत, है ना। और प्रांत का मतलब आप जानते ही हैं, जो युग्म है, जितने भी युग्म दिए हैं उसका जो पहले वाला x जितने भी हैं वो सब युग्म है, लेकिन रिपीट में एक भी नहीं। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो क्या लिखेंगे, 2 के बाद में 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गए प्रांत। और अब क्या निकालना है अपने को, परिसर। तो परिसर यानी कि रेंज, और रेंज में मतलब जो y में है, तो y में कौन कौन से हैं, तो 2 4 6 8, 3 भी है, तो 2 3 4 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, सभी y में भी है। तो क्या लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जो युग्म है उसमें जो पहले अवयव है वो सभी आपके क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे, और जो दूसरे अवयव हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, आपके परिसर कहलाएंगे। लेकिन कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। इस प्रकार से ये हमारा पहला प्रश्न सफल होता है, समझाने में हम कामयाब हुए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से दिया है, यदि प्राकृत संख्या n पर परिभाषित संबंध r x y सच दैट x + 2y = 8 द्वारा परिभाषित है, तब r का परिसर ज्ञात करना है। हमें दिया गया है कि एक प्राकृत संख्या n है, और हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या n जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 ये प्राकृत संख्या होती है, यानी कि धन पूर्णांक संख्या होती है। और इसमें एक संबंध दिया गया है, और संबंध इस प्रकार से है कि x y सच दैट x + 2y = 8 की, यह हमें दिया गया है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, यह हमें दिया गया है। तब हम क्या करेंगे कि जो संबंध दिया गया x + 2y = 8, इसमें बारी बारी से इस प्रकार से मान रखें कि हमारे पास में ये प्राकृत संख्या जो है उस प्रकार के मान आते जाएं। तो जैसे देखते हैं, सबसे पहले x + 2y = 8 है, तो यदि हम x की जगह पर 2 रखें, x की जगह पर 2 रखें तो हमें क्या प्राप्त होता है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा x = 2 रखने पर 2 + 2y = 8, ओके, या 2y = 8 - 2, तो 2y = 6 हो गए, यानी कि हमारे पास में y का मान 3 आया, ये एक हो गया। इसी तरह से दूसरे में, दूसरी बार हम x का मान 4 रखते हैं, x का मान 4 रख देते हैं। तो जैसे x का मान 4 रखेंगे तो 4 + 2y = 8, फिर आगे 2y = 8 - 4, तो ये 2y = 4 हो गया। तो y का मान क्या आया हमारे पास में 2, एक बार 3 आ गया, यानी कि x का मान अगर 2 रखते हैं तो y का मान 3 आ रहा है, x का मान 4 रखने पर y का मान 2 आ रहा है। अब हम x का मान 6 रख के देखते हैं, x = 6 रखने पर, अब x का मान 6 अगर रख देते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखना, 6 + 2y = 8,
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2y बराबर 8 माइनस 6 या 2y बराबर 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, ये y का मान 1 आ गया। तो हमने यहाँ पर मान देखे रख करके जो इस प्रकार से है कि यदि हम x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 3 आ रहा है, ठीक है। तब हमारे पास में जो x y है वो अगर हम उससे और ज़्यादा अगर रख दें, मान लो कि हम यहाँ पे 8 रख देते हैं, x का मान 8 रख देते हैं, तो 8 जैसे ही रखेंगे तो 8 में से 8 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, वो पूर्ण संख्या में आ जाता है। इसलिए हम अब इसमें 8 नहीं ले सकते, यानी कि केवल हम 3 संख्या ही इसमें से ले सकते थे। तो हमारे पास में जो रेंज है क्या निकालना अपने को, इसमें आर का परिसर ज्ञात करना। अब हम जानते हैं कि जब हमारे पास में एक्स और वाई है वो बिलोंग टू किससे है, एन से, तब रेंज आर हमारे पास में जो युग्म बन रहा है, जो संबंध बन रहा है वो किस प्रकार का बन रहा है, वो हम देखेंगे कि हमारा संबंध किस प्रकार का बन रहा है। इस संबंध इस प्रकार से आर बराबर, पहले x का मान क्या रखा हमने 2, तो y का मान कितना आया था 3, फिर x का मान हमने क्या रखा 4, तो y का मान कितना आया 2, फिर x का मान हमने कितना रखा 6, तो y का मान कितना आया 1। तो ये हमारा एक संबंध बन गया। अब हम इसका परिसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। परिसर मतलब जो y वाले युग्म के जो y वाले अंक हैं, जो हमें युग्म दिया गया है, उसके जो y वाले अवयव हैं, जैसे कि 3, 2 और 1, ये हमारे क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। तो मैं यही लिख देता हूँ, अतः परिसर बराबर 1, 2, 3, ये क्रम से लिख दिया अपन ने, 1, 2, 3, ये परिसर हो गया। और ये प्रश्न क्रमांक 2 हमारा समाप्त। इस प्रकार से हम अन्य प्रश्नों को भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे और तीसरे प्रश्न में हम देखेंगे कि हमारा प्रश्न किस प्रकार से और उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है जो दिया गया है, यदि f तथा g दो फलन हैं जहां f बराबर 1, 5, 2, 6, 3, 4 तथा g बराबर 4, 7, 5, 8, 6, 9, तब f तथा g की परास ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है f बराबर दिया गया है हमें 1, 5, 2, 6 और 3, 4, ये दो फलन थे। तो पहला फलन f हमें दिया गया है, दूसरा फलन g, और ये g दे रखा हमें 4, 7 और 5, 8 तथा 6, 9, ये पहला फलन f, उसके युग्म दिए गए हैं और समुच्चय के अवयव दिए गए हैं, और g ये समुच्चय के जो युग्म बने हुए हैं ये दिए गए हैं। हमें चाहिए इनके f तथा g की परास। तो f का परास या परिसर, ठीक है। तो परास या परिसर मतलब जो y वाले अंक है, यानी कि जो प्रमित युग्म अपन बोलते हैं जिसमें, तो ये x के और ये y के है ना, तो ये y 5, 6 और 4, तो हम परास में लिख देंगे 4, 5 और 6, ये f का परास हो गया। इसी तरह से g का परास, और g का परास भी हम निकालेंगे तो इसी तरह से 7, 8 और 9, तो ये लिख देंगे 7, 8 और 9, ये g का परास हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, यदि a बराबर -2, -1, 0, 1, 2, ये एक समुच्चय है तथा f से a से b में, जहाँ f इस प्रकार से परिभाषित है कि fx बराबर x² + 1, तो f का परास ज्ञात करना है। हमें f का परास ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो a है, एक फलन जो दे रखा है
वो इस प्रकार से दिया गया है कि एफ एक्स जो है वो ए से आर में एक संबंध है, इस प्रकार से कि जो एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित फलन है, ये हमें दिया गया है। अब चूंकि x जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारा किससे, a से, चूंकि x जो है बिलोंग कर रहा है a से, यानी कि जितने भी x है वो बिलोंग किससे कर रहा है, हमें a से, और a का हमें समुच्चय यहाँ लिखा नहीं, a का समुच्चय हम लिख देते हैं, a बराबर समुच्चय जो दिया गया है -2 -1 0 1 और 2, ये हमें दिया गया है, उसके अवयव हैं। तो x जितने भी ये x है जो फलन में x है वो बिलोंग कर रहा है a से, यानी कि -2 -1 0 1 और 2 से। तो हम यहाँ पे बारी बारी से इसमें x के मान को फलन में रखेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यदि हम x का मान -2 रखें तो हमारे पास में f(x) यानी कि जो फलन है उसका मान क्या आ रहा है देखते हैं। तब f(x) बराबर -2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 + 1 यानी कि 5। इसी तरह से यदि x बराबर हम अब की बार -1 रखें तब f(x) क्या आएगा हमारे पास में, यानी कि उसका मान क्या आएगा, ये f(x) -2 रख दिया है ना, तो ये -2 वाला मान आ जाएगा, ये -1 का मान है, ये -2 का मान था, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 + 1 2। अब की बार x का मान हम 0 रखेंगे तब f(0) क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि ओनली 1। फिर आते हैं x का मान यदि हम 1 रखें तब f(1) बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2, और यदि x का मान हम 2 रखें तब हमारे पास में f(2) बराबर 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक बारी बारी से एक रिलेशन उसके युग्म तैयार हो रहे हैं। तो युग्म में हमारे पास में देखा तो इसलिए हमारे पास में एक संबंध है r बराबर, यदि -2 है तो मान y का 5 हो रहा है यानी कि एक युग्म, दूसरा -1 तो 2, तीसरा 0 तो 1, फिर 1 तो 2 और 2 तो 5, ये इस प्रकार से युग्म तैयार हो गया, यानी कि एक संबंध तैयार हो गया। अब हमारे को निकालना है इसमें f, इस फलन का परास ज्ञात करना है। तो फलन f का परास या परिसर, वही जो y के जितने भी अंक अवयव है उन सबको यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। जैसे देखेंगे सबसे पहले कौन है, 1, ठीक है, फिर 2, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, बचे कौन, 5, 1 2 5। तो ये 1 2 5 क्या हो जाएगा, हमारा समुच्चय ए आर का जो हमें एफ है फलन उसका परास हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 2 की प्रश्नावली 2A के 4 प्रश्न जो किए हैं, जो जिसमें हमने प्रांत, सहप्रांत, परास, है ना, ये तीनों ज्ञात करना सीखा है। तो आज इतना ही, हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और अगली प्रश्नावली के लिए समझते हैं। धन्यवाद।